Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the first lecture of this beautiful chapter, Laws of Motion. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स आखिर क्या होता है. The relation between a force and the acceleration it causes was first understood by Isaac Newton and is the subject of this chapter, है ना. तो न्यूटन ने ये समझा कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आखिर क्या होता है. द स्टडी ऑफ दैट रिलेशन एज न्यूटन प्रेजेंटेड इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स. क्लियर है ये बात. वी शैल फोकस ऑन इट्स थ्री प्राइमरी लॉज ऑफ मोशन. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये हमेशा वैलिड नहीं है ना. इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल सिचुएशंस. जैसे कि इफ द स्पीड्स ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज आर वेरी लार्ज, मतलब कि एन एप्रिशिएबल फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो उस केस में हमें क्या करना होगा बच्चों, वी मस्ट रिप्लेस न्यूटोनियन मैकेनिक्स विथ आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच होल्ड्स एट एनी स्पीड. क्लियर है, इंक्लूडिंग दोज नियर द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हर स्पीड पे वैलिड है, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ना, ये कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट वाली स्पीड के लिए वैलिड नहीं है. इफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज आर ऑन द स्केल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल दे माइट बी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तो वहां पर भी बच्चों न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाता है, और वहां पर हमें इसे रिप्लेस करना होगा किसके साथ, विथ क्वांटम मैकेनिक्स. Physicists now view Newtonian mechanics as a special case of these two more comprehensive theories. ठीक है, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है क्योंकि ये अप्लाई होता है टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम द वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट ऑन द स्केल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर टू एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, जैसे गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज. क्लियर है ये बात. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल की. ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है ना, वो ग्रीक फिलोसोफर थे, और उनका आइडिया ये था कि मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोपेल्ड बाय अ स्टेडी फोर्स. ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने इस बात को जो है गलत कहा. उन्होंने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग, और इस टेंडेंसी को, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन, इसे गैलीलियो ने क्या कहा, इनर्शिया का. क्लियर है ये बात. अब देखिए बच्चों, न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन रिफाइंड गैलीलियोस आइडिया एंड मेड इट हिज फर्स्ट लॉ, एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स प्रिंसिपिया ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लैटिन, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन, तो वो उसे करते रहना चाहेगा. कब तक, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, और वो काम कौन करवाएगा उससे, फोर्सेस इम्प्रेस्ड अपॉन it. The key word in this law is continues. An object continues to do whatever it happens to be doing unless a force is exerted upon it. ठीक है, if it is at rest, it continues in a state of rest. This is nicely demonstrated when a tablecloth is skillfully whipped from under dishes on a tabletop, leaving the dishes in their initial state of rest. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस इंसान ने क्या करा, टेबल क्लॉथ को जो है बहुत ही स्किलफुली विप किया फ्रॉम अंडर डिशेस, है ना, ऑन अ टेबल टॉप, और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिशेस है ना, वो डिस्टर्ब नहीं हुए. ठीक है, और उसका रीजन हम लोग क्या देते हैं, इनर्शिया. ठीक है, कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहते थे. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, अब एक मजेदार चीज बच्चों कि वी डोंट नो द रीजन फॉर ऑब्जेक्ट्स परसिस्टिंग इन देयर मोशन व्हेन नो फोर्सेस एक्ट अपॉन देम. ठीक है,
और इस प्रॉपर्टी को, है ना, वी रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव इन दिस प्रिडिक्टेबल वे एज इनर्शिया। अब एक मजेदार चीज देखिए बच्चों कि वी डोंट नो द रीजन फॉर ऑब्जेक्ट्स परसिस्टिंग इन देयर मोशन व्हेन नो फोर्सेस एक्ट अपॉन देम, है ना, हमें इसका रीजन अभी भी मालूम नहीं चला है, ठीक है। वी रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव इन दिस प्रिडिक्टेबल वे एज इनर्शिया, ठीक है। तो हमने सिंपली जो है ना, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया है, इनर्शिया दे दिया है, पर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख रहे हैं, वो ये है कि लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, है ना, वो अपने आप मूव करना शुरू नहीं कर सकता है। अ बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इसके वजह को हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह देते हैं। उसी तरीके से होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी इन मोशन टू स्टॉप बाय इटसेल्फ, है ना। A body in uniform motion can neither get accelerated nor get retarded on its own, ठीक है। It also cannot come to rest on its own। तो ये हो गया inertia of motion। इसी तरीके से बच्चों inertia of direction से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि it is inability of a body by virtue of which it cannot change its direction of motion by itself, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेट फोर्स। चेंजेस इन मोशन आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, है ना। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि चेंजेस इन मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अ फोर्स इन द सिंपलेस्ट सेंस इज अ पुश और अ पुल, ठीक है। और इसका सोर्स जो है वो वैरायटी का हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक या फिर सिंपली मस्क्यूलर एफर्ट, ठीक है। व्हेन मोर देन अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तब हमारे को किसे कंसिडर करना होता है, नेट फोर्स को, है ना। और नेट फोर्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 एग्जांपल हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट की तरफ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दो फोर्सेस लग रहे थे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा था, तो रिजल्टेंट 0 न्यूटन हो गया। और तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, राइट की तरफ 10 न्यूटन, लेफ्ट की तरफ 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, राइट की तरफ 5 न्यूटन। तो इतना आसान टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ मूविंग थिंग्स, है ना। तो देखिए बच्चों, रेस्ट जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्लियर है ये बात। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है किसी पार्टिकल के लिए कि अगर उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब इट इज इन अ स्टेट ऑफ नो चेंज, ठीक है। तो वही यहां पर एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लड़की जो है एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है, कितने फोर्स से, 75 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, और यहां पर ग्राउंड उसे फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में 75 न्यूटन का। तो इस केस में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर ये मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन सारी चीजों को पढ़ लेने के बाद जो है अब हम लोग जो न्यूटन का पहला लॉ है उसे हम लोग जो है और प्रॉपर स्टेटमेंट दे सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ अ नेट फोर्स। और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू अगर 0 है तो हम लोग क्या कहेंगे, द बॉडीज वेलोसिटी कैन नॉट चेंज, दैट इज द बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। क्लियर है ये बात। There may be multiple forces acting on a body, but if their net force is 0, तो क्या होगा, the body cannot accelerate. So if we happen to know that a body's velocity is constant, है ना, तब हम लोग obviously ये बात कह सकते हैं, है ना, कि net force उस पर कितना लग रहा होगा, guaranteed 0 ही लग रहा होगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट ट्रू इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड रेफरेंस फ्रेम्स इन विच इट एज वेल एज द रेस्ट ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज ट्रू। ऐसे फ्रेम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, या फिर सिंपली इनर्शियल फ्रेम्स इन्हें नाम देते हैं। तो कुल मिला के बच्चों बात यह है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं? जिसमें न्यूटन्स लॉज होल्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। वी कैन एज्यूम दैट द ग्राउंड इज एन इनर्शियल फ्रेम प्रोवाइडेड वी कैन नेग्लेक्ट अर्थ्स एस्ट्रोनॉमिकल मोशंस सच एज इट्स रोटेशन, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में जिसमें हम लोग रोटेशन को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, तो उन केसेस में हम लोग ग्राउंड को क्या मान सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं जिसमें हम लोग ग्राउंड को क्या कंसीडर कर सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम, है ना। जैसे कि देखिए लिखा है दैट अजम्पशन वर्क्स वेल इफ से अ पक इज सेंट स्लाइडिंग अलोंग अ शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ फ्रिक्शनलेस आइस, है ना। आप जानते होंगे आइस हॉकी में, है ना, जो पक यूज होता है, अगर आपने उसे क्या करा, उसे एक शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ आइस पे क्या करवाया? स्लाइड करवाया। वी वुड फाइंड दैट द पक्स मोशन ओबेज न्यूटन्स लॉज। ठीक है, however suppose the puck is sent sliding along a long ice strip extending from the north pole, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, है ना। तो तब क्या होगा? if we view the puck from a stationary frame in space, है ना, ये जो अर्थ है ये तो रोटेट कर रही है, तो अगर मान लीजिए कि आप एक रुके हुए पॉइंट इन द स्पेस से अगर आप देखें इसे, तब देखिए बच्चों आप लोग क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये जो पक है it moves south along a simple straight line because Earth's rotation around the North Pole merely slides the ice beneath the puck, है ना। ये जो आइस है उसके स्लाइड करने की वजह से ये जो पक है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आपने उसे जिस डायरेक्शन में भेजा है वो उस डायरेक्शन में जाता रहेगा, उसके नीचे जो है बर्फ वो अपना स्लाइड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। However, if we view the puck from a point on the ground so that we rotate with Earth, the puck's path is not a simple straight line। क्लियर है ये बात? अब अगर आप इस अर्थ पे बैठ करके अगर आप देखेंगे इसके मोशन को, तो आपको इसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप घूम रहे हैं, राइट। बिकॉज द ईस्टवर्ड स्पीड ऑफ द ग्राउंड बीनीथ द पक इज ग्रेटर द फार्दर साउथ, है ना। हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो ग्राउंड है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी बच्चों? उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी रोटेशन की वजह से। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? हम लोग जानते हैं क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है ना। आप एक्सिस से जितनी दूर जाते जाएंगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। तो वही हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि बिकॉज द ईस्टवर्ड स्पीड ऑफ द ग्राउंड बीनीथ द पक इज ग्रेटर द फार्दर साउथ, द पक स्लाइड्स फ्रॉम आवर ग्राउंड बेस्ड व्यू, है ना। हमारा देखने का नजरिया इस बार क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोग एक ऐसे फ्रेम में है जो कि खुद क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या लगेगा? द पक अपीयर्स टू बी डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड। चूंकि हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि ये जो पक है वो हमारे नजरिए में वेस्टवर्ड जा रहा है, और उसका जो मोशन है वो हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम नंबर बी में देख पा रहे हैं ना। Earth's rotation causes an apparent deflection. However, this apparent deflection is caused not by a force, है ना। ये तो हमारा देखने का नजरिया गलत है ना। However, this apparent deflection is caused not by a force as required by Newton's laws, but by the fact that we see the puck from a rotating frame. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि गड़बड़ी आ गई ना न्यूटन्स लॉज में। यहां पर ये डायरेक्शन बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है ना, लेकिन कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है ये बात? और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग रोटेटिंग फ्रेम से इसे देख रहे हैं। इन दिस सिचुएशन द ग्राउंड इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर वैलिड तो नहीं हो रहा है। बिना फोर्स की ये डायरेक्शन हमें क्या लग रहा है कि ये चेंज कर रहा है। ठीक है, बिना फोर्स के डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है? तो इसका मतलब यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ अ फोर्स वुड लीड अस टू अ फिक्शियस फोर्स, है ना। हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि हम लोग इसका भी कुछ उपाय निकालेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके कैलकुलेशन करें, है ना। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे को कुछ फिक्शियस फोर्स का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इसे जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है,
A more common example of inventing such a non-existent force can occur in a car that is rapidly increasing speed, है ना. You might claim that a force to the rear shoves you hard into the seat back. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है, तो चलिए बच्चों अब समझते हैं कि इन सब का कंक्लूजन क्या रहा. इन दिस बुक वी यूजुअली अज्यूम दैट द ग्राउंड इज एन इनर्शियल फ्रेम एंड दैट मेजर्ड फोर्सेस एंड एक्सेलरेशंस आर फ्रॉम दिस फ्रेम. क्लियर है ये बात. अब अगर मेजरमेंट जो है वो किए जा रहे हैं एक ऐसे व्हीकल से जो कि खुद एक्सेलरेट कर रहा है रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो मेजरमेंट्स हैं दीज आर बीइंग मेड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. और इस केस में रिजल्ट जो है वो काफी सरप्राइजिंग होंगे. ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा भी था, है ना, कि बिना किसी फोर्स के हम लोग देख पा रहे थे कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ऐसे सारे फ्रेम जो कि क्या हो, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, उन्हें हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे. ठीक है, और ग्राउंड हो गया या फिर कोई ऐसे व्हीकल से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम. तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक हेवी ट्रक जा रहा हो और एक स्मॉल कार मूव कर रही हो एट द सेम स्पीड, तो किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा. ऑब्वियसली इट इज हार्डर टू स्टॉप द हेवी ट्रक, है ना. और हम लोग कह देते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रक हैज मोर मोमेंटम देन द कार. क्लियर है बात. मतलब बाय मोमेंटम वी मीन इनर्शिया इन मोशन. तभी तो उसे रोकना मुश्किल हो गया. क्लियर है बात. मोर स्पेसिफिकली मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी. मतलब मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी हो गया. क्लियर है. मतलब कि मोमेंटम को हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, mv से लिख सकते हैं. क्लियर है बात. और अगर डायरेक्शन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मोमेंटम को हम लोग मास इनटू स्पीड भी कर सकते हैं. क्लियर है ये बात. तो बच्चों जिस तरीके से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी तरीके से मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड अकर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स. तो देखिए बच्चों, इस लॉ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसका मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहा है ओवर अ टाइम पीरियड, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है. ठीक है, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में क्या आता है बच्चों, चेंज आता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ दिखाया है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v थी. अब उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब एक नेट फोर्स F वेक्टर एक्ट कर रहा है ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, v से चेंज होकर के v प्लस डेल्टा v हो जाए. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितने का आएगा, डेल्टा p विल बी इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा v के बराबर. क्लियर है ये बात. और इस तरीके से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंटम पहले p था, अब वो कितना हो गया, p प्लस डेल्टा p हो गया. ठीक है, इसे हम लोग फाइनल मोमेंटम कह देंगे. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो F वेक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T. और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक K यूज कर लेते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया, K टाइम्स डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T के बराबर. अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग टाइम इंटरवल को टेंडिंग टू 0 ले लेंगे तो डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T को कैसे लिखा जा सकता है, एज dP वेक्टर बाय dt के बराबर. ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, फाइनली लिख दिया गया F वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स dP वेक्टर बाय dt. लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है तो यहाँ पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स d ऑफ mv वेक्टर बाय dt. क्लियर है. अब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका मास चेंज
नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग m को बाहर ला सकते हैं, है ना। तो m बाहर आ गया तो ये क्या बन गया, f वेक्टर इज इक्वल टू km dv वेक्टर बाय dt। और हमें पता है कि dv वेक्टर बाय dt तो एक्सेलरेशन होता है, तो इस तरीके से f वेक्टर बराबर क्या आ गया, k इंटू m इंटू a वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, चीजों को सिंपल रखने के लिए क्या करा गया है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k is considered as 1 for simplicity so that in both the SI and CGS system of units it may be selected in simple manner। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि k की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब f वेक्टर बराबर क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है। तो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसके लिए वैलिड है, वो वैलिड है कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए। क्लियर है बात। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम को देखते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मास क्या होता जा रहा हो बच्चों, चेंज होता जा रहा हो, ठीक है, तो उन केसेस में हमारे को जो है थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। तो वही यहां लिखा है, वेरिएबल मास सिस्टम्स लाइक अ रॉकेट बर्निंग फ्यूल एंड इजेक्टिंग स्पेंट गैसेस are not closed and cannot be directly treated by making mass a function of time in the second law। ठीक है। The equation of motion for a body whose mass m varies with time by either ejecting or accreting mass is obtained by applying the second law to the entire constant mass system consisting of the body and its ejected or accreted mass। ठीक है। तो जब हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम से भी डील करेंगे तो वहां पर भी हम लोग ढूंढेंगे कांस्टेंट मास सिस्टम कहां पर है ना। और उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला डिराइव करके क्या हासिल करेंगे, f वेक्टर प्लस u वेक्टर dm बाई dt इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई dv वेक्टर बाई dt। यहां पर u वेक्टर क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ द एस्केपिंग और इनकमिंग मास रिलेटिव टू द बॉडी। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबल मास सिस्टम को टैकल करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने कांस्टेंट मास सिस्टम के बारे में आपको बताया, तो मेरा बस ये मोटिव था कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि वेरिएबल मास सिस्टम में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स की, है ना। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो होता है न्यूटन, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग रहा है उसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने बात करी SI यूनिट ऑफ फोर्स की। अब हम लोग बात करने वाले हैं CGS यूनिट ऑफ फोर्स की, और उसे कहते हैं डाइन। ठीक है। तो बच्चों CGS यूनिट में हम लोग समझ पा रहे हैं मास क्या लेंगे 1 ग्राम और एक्सेलरेशन क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं अगर F इज इक्वल टू ma लगाएं तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डाइन कहते हैं। ठीक है। सो 1 डाइन इज दैट फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो 1 डाइन फोर्स अगर लगेगा 1 ग्राम मास के बॉडी पर तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है रिजल्ट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। तो देखिए बच्चों, मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। साथ ही साथ वो हमारे को किस बात का आइडिया देता है, इट इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया और स्लगिशनेस दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इन रिस्पॉन्स टू एनी एफर्ट मेड टू स्टार्ट इट, स्टॉप इट और चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन एनी वे। मतलब एक तरीके से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया भी होगा। क्लियर है ये बात। अब चलिए बच्चों समझते हैं कि ये वेट क्या होता है ना।
तो वेट इक्वल्स द फोर्स विथ विच यू प्रेस अगेंस्ट द सपोर्टिंग फ्लोर। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहली चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि मास की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। लेकिन जो वेट की एसआई यूनिट होगी, है ना, वो क्या होगी? वो होगी न्यूटन, क्योंकि ये क्या है? वेट जो है वो एक फोर्स है ना। सो योर वेट इक्वल्स द फोर्स विथ विच यू प्रेस अगेंस्ट द सपोर्टिंग फ्लोर, है ना। जितने फोर्स से आप सपोर्टिंग फ्लोर को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, वही बेसिकली आपका वेट होता है। तो चलिए बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इंसान जो है वो किस पे खड़ा है? वो वेइंग मशीन पे खड़ा है। क्लियर है ये बात? तो जब वेइंग मशीन पे वो इंसान खड़ा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। एक फोर्स तो इस पर एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो कि mg के बराबर होता है। और साथ ही साथ आप समझ पा रहे हैं कि इस इंसान को रोकने के लिए एक सपोर्ट फोर्स जो है वो इस पर लगा रहा होगा। और वो कौन लगा रहा होगा? तो वो इस इंसान पर लगा रहा होगा ये वेइंग मशीन ऊपर की तरफ। क्लियर है बात? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस कॉन्टैक्ट फोर्स को नाम क्या दिया जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इंसान है ये अपनी जगह रुका हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंसान पर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो यहां पर दो फोर्सेस है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और एक नीचे की तरफ mg। तो इसका मतलब ये हो गया कि n इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? mg के बराबर होना पड़ेगा, है ना। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम होना पड़ेगा, तभी ये इंसान जो है वो रेस्ट पर है। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक देखा कि वेइंग मशीन जो है वो इंसान पर कितना फोर्स लगा रहा है? तो वो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर फोर्स, जिसकी वैल्यू जो है वो mg के इक्वल आ रही है। ठीक है। अब बच्चों हमारे को मदद लेनी होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है। तो इस थर्ड लॉ को हम लोग वैसे तो डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर इसका एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। और वो ये है कि व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force on the first। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंसान के ऊपर वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये फोर्स लगा रही है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर वेइंग मशीन को देखें तो वेइंग मशीन के ऊपर इंसान जो है क्या लगा रहा होगा? एक फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो नॉर्मल रिएक्शन, है ना, के बराबर ही आएगा, है ना। और किस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आएगा? जो नॉर्मल रिएक्शन इंसान के ऊपर वेइंग मशीन लगा रही थी। ठीक है। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि किस फोर्स से इंसान जो है वो प्रेस कर रहा है इस सपोर्टिंग फ्लोर को या फिर इस वेइंग मशीन को। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। ठीक है। और उसकी वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो कितने के बराबर है? mg के बराबर है। क्लियर है ये बात? तो इस एग्जांपल में बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि इस इंसान का जो वेट है वो कितने के बराबर आ रहा है? mg के बराबर आ रहा है। और उसकी वजह अब हम लोग समझ गए, वो ये है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली mg के बराबर आ रहा है, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इस एग्जांपल में इसका वेट कितना आएगा? mg के बराबर आएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट वेटलेस है, पर ऑब्वियसली वो मासलेस नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एनविल है आउटर स्पेस में, फॉर एग्जांपल वो अर्थ और मून के बीच में कहीं पर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो क्या है? वो ऐसा लग रहा है कि स्पेस में वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है ना। तो वो वेटलेस जरूर है, उसके नीचे आप वेइंग मशीन अगर रखेंगे तो वो उसको दबाएगा नहीं, लेकिन वो वेटलेस जरूर कहला सकता है, लेकिन वो मासलेस तो नहीं कहलाएगा ना, मास तो उसके पास है ही। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर एक एस्ट्रोनॉट जाए और वो इस एनविल को क्या करना चाहे? वो शेक करना चाहे, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑल्दो इसका वेट नहीं है ना, लेकिन इसके पास मास होने की वजह से इसके पास क्या है? इनर्शिया है। और इनर्शिया है तो ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रुके रहना चाहेगा। ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये इंसान इसे शेक करना चाहेगा तो क्या होगा? ही विल फाइंड दैट इट इज जस्ट एज डिफिकल्ट टू शेक द वेटलेस एनविल एज इट वुड बी ऑन अर्थ, क्योंकि इनर्शिया, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो मास की वजह से आती है। क्लियर है ये बात?
चलिए बच्चों, तो एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2, 4 एंड 6 सेकेंड्स। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे था, फिर 3 सेकेंड तक उसकी स्पीड बढ़ी है, फिर अगले 2 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट रही, और फिर जो है स्पीड कम होते होते फाइनली कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है बात। पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट मास सिस्टम है, तो यहां पर मास बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, dv बाय dt, है ना। तो m dv बाई dt जो है वो हमारे को फोर्स देगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो vt ग्राफ है उसका स्लोप अगर अपने को चाहिए तो ये जो एंगल है, लेट अस से कि इसको मैं θ1 कह दे रहा हूं, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि tan थीटा जो है वो बेसिकली हमारे को क्या दे देगा, वो हमारे को देगा dv बाय dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है बात। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये θ1 है तो ये भी तो θ1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा को निकालने का एक और तरीका सोच सकते हैं कि अगर ये बड़ा सा ट्राइंगल देखें, है ना, जो t इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो परपेंडिकुलर है वो 15 है और जो बेस है वो 3 है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि tan θ1, है ना, tan θ1 जो है वो कितना आ जाएगा, 15/3, मतलब कि 5 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम लोग बात करें फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड की, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, कैसे लिखेंगे। तो मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50/1000, ठीक है। और dv बाई dt हमने निकाला कि वो tan θ1 दैट इज 5 के बराबर है। और हम लोग ने यहाँ पर देखा कि सब कुछ SI यूनिट में, ना, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। क्लियर है बात। तो F2 हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा है, तो वो है 5 × 50 दैट इज 250/1000, दैट इज 0.25 न्यूटन। और ये जो फोर्स है ये किस तरीके का एक्ट कर रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि लगातार स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में जो है ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है 0.25 न्यूटन का, इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो अलोंग द मोशन है। क्लियर है बात। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में यहां पर फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, t इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करते हैं। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था और साथ ही साथ t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि dv बाई dt इस बार क्या हो गया, वो 0 हो गया। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 5 है ना, इस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल में हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी हम लोग यही कहेंगे कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेट अवे F4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं t इक्वल टू 6 सेकेंड की। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि फोर्स की अगर डायरेक्शन बतानी हो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या बताएंगे हम लोग, ऑपोजिट टू द मोशन, है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें फोर्स के मैग्नीट्यूड की, है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो रिटार्ड होने का रेट है वो बेसिकली हमारे को ये θ2 बताएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मास हो जाएगा 50/1000 और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dt कितना हो जाएगा, तो अगेन हम लोग देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर 15 है और जो बेस है वो कितना है, वो अगेन 3 है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं
कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 50/1000 मल्टीप्लाइड बाई dv/dt जो कि हो जाएगा 15/3 के बराबर। क्लियर है ये बात? तो ये देखिए बच्चों फिर से कितना आ गया 0.25 न्यूटन आ गया, लेकिन ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट टू मोशन है ना। तो पिछली बार जो फोर्स था वो अलोंग द मोशन था, इस बार ऑपोजिट टू द मोशन है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ बुलेट मूविंग एट 250 meters per second penetrates 5 centimeter into a tree limb before coming to rest. Assuming that the force exerted by the tree limb is uniform, find its magnitude. Mass of the bullet is 10 gram. तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 250 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई क्योंकि ये रुक गया है ना। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ 5 सेंटीमीटर का हुआ, मतलब कि 5/100 मीटर्स का हुआ। क्लियर है बात? और मास अपने को दे रखा है कितना 10 ग्राम, मतलब 10/1000 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना हो जाएगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dv/dt के बराबर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों मॉड ऑफ dv/dt का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए बच्चों हमारे को u पता है, v पता है और s पता है, तो हम लोग v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s वाले फॉर्मूले से a निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से देखिए a कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ s, दैट इज ट्वाइस ऑफ 5/100। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया -625,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए मास हमारे को कितना दिया हुआ था ये चेक कर लेते हैं। तो मास अपने को दिया हुआ था 10 ग्राम। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय 625,000। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये 000 गए और हमारा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया 6250 न्यूटन। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट टू द मोशन। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज फॉलोज p इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा t स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर 0 या फिर कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल है। यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है dp/dt होता है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर p बराबर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा t स्क्वायर और अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो dp/dt कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिंपली ट्वाइस ऑफ बीटा t के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जवाब हमारे सामने है, ये जो फोर्स है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू t होगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ मशीन गन फायर्स n bullets per second and the mass of each bullet is small m. If v is the speed of each bullet, then the average force exerted on the machine gun is dash. तो देखिए बच्चों सवाल में हमारे को दिया है कि एक मशीन गन है जो कि कितने बुलेट फायर कर रही है पर सेकंड, n बुलेट्स फायर कर रही है पर सेकंड और हर बुलेट का मास m है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि एवरेज फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है ऑन द मशीन गन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये ढूंढेंगे कि आखिर मशीन गन ने ऑन एन एवरेज इन बुलेट्स पर कितना फोर्स निकाला और बाद में हम लोग कह देंगे कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही फोर्स मशीन गन के ऊपर भी एक्सर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, तो एवरेज फोर्स हो जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं टाइम इंटरवल को कितना ले लूं, 1 सेकेंड ले लूं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड के बराबर। ठीक है,
तो बेसिकली हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि पर सेकंड कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है बुलेट का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1 सेकंड पहले जो बुलेट्स रुके हुए थे, है ना, उनके पास अब क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। ठीक है, और कितना मोमेंटम आ गया ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ बुलेट्स जो 1 सेकंड में फायर हुए हैं वो है n। ठीक है, और हर बुलेट ने कितना मोमेंटम एक्वायर किया, mv एक्वायर किया। क्लियर है बात? तो टोटल मोमेंटम जो इस गन की वजह से बुलेट्स ने एक्वायर करा है वो है n इंटू mv। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पर सेकंड इतना मोमेंटम जो है गन की वजह से बुलेट्स ने एक्वायर किया। तो ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। क्लियर है बात? तो यही क्या बन जाएगा, यही बेसिकली एवरेज फोर्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ जितना एवरेज फोर्स जो है इन बुलेट्स पर एग्जर्ट हो रहा है बाय द गन, उतना ही एवरेज फोर्स एग्जर्ट होगा ऑन द मशीन गन बाय द बुलेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।